न्यूज़ ओनली हरियाणा के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं चर्चा एक ऐसे विषय की जो 2 साल के बाद प्रदेश की सत्ता में दिखाई देने वाला है, प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में दिखाई देने वाला है। मुद्दा है चुनाव का। चुनाव की तैयारियों में अभी हालांकि वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से नीति, रणनीति और समीकरण तय करने में लगी हैं कि किस तरीके से चुनाव में उतरा जाएगा। हरियाणा के एक प्रखर वक्ता हैं महिपाल डांडा, पानीपत ग्रामीण सीट से विधायक, एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम मेरे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हरियाणा की राजनीति को लेकर के, भाजपा की नीति और रणनीति को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरीके की तैयारी अभी से, हालांकि 2 साल का वक्त, 25 अक्टूबर को 3 साल जो है पूरे हो रहे हैं दूसरे कार्यकाल के भाजपा सरकार के। 2 साल का वक्त इस पीरियड के बीच में रहने वाला है, लेकिन किस तरीके की तैयारियां अभी से, क्या माना जा सकता है महिपाल जी के अभी से चुनावी अभियान भाजपा का शुरू हो चुका? अभी से नहीं, जिस दिन हम लोग चुनाव जीतकर सरकार में आए अगले दिन से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कैडर बेस्ड संगठन है, जो कभी भी लोगों के बीच से दूर जाता ही नहीं है। कॉन्टिन्यू पार्टी की गतिविधियां चलनी, कॉन्टिन्यू पार्टी के कार्यक्रम चलने और कॉन्टिन्यूटी लोगों में बनी रहे, इसका हमारा लगातार ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए हम लोग जनता से दूर गए नहीं हैं, जनता के अंदर ही हैं और हमारी तैयारी निरंतर है। कभी भी चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अभी हम लोग अगली बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा जी का दौरा किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता में एक बड़ा मैसेज ये है कि अभी से जो है वो सिर्फ और सिर्फ मंत्र देने के लिए, जीत का मंत्र देने के लिए आपके पास है। देखिए, मैंने तो कहा ना कि हमारे नेता भी, हमारे कार्यकर्ता भी, सब के सब लोग 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे हमारे लिए एक मंत्र की बात नहीं है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालचाल पूछने के लिए सब नेताओं का आएंगे ही। काम कैसे करना है, कितना हो गया, कैसे बाकी है, वो सारा का सारा कंप्लीट हो, उसको लेके भी थोड़ी सी बातचीत होती है। ये हमारी संगठनात्मक बात है और हम लोग, मैंने कहा ना कि हम 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें तैयारी व्यारी की कोई वो नहीं है विशेष। हमारी तैयारी पहले दिन से शुरू है। जाहिर है कि तीसरी बार जीत का जश्न मनाने की तैयारी आप अभी से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकमान जो है, आलाकमान भी आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है। पूरी तैयारी जो है आपकी तरफ से, आप बता रहे हैं कि शुरू से की जा रही है। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो किस पार्टी को प्रतिद्वंदी मेन मानते हैं? मुद्दा, लड़ाई जो है वो किसके साथ में, कांग्रेस भी या आप? नहीं, देखिए, कुछ लोगों को कुछ तरह की गलतफहमियां हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि देखो भाई, हमारा भी स्थान है, हम भी इस मैदान में हैं। मगर मैं इसका सीधा जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि मैदान खाली पड़ा है, जो भी आप सब आइए, जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वही सत्ता पे काबिज होगा। मगर सत्ता पे काबिज होने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिस प्रकार की सोच के साथ हरियाणा के लोग अपनी सरकार चुनते हैं। क्या लुटेरे चाहिए, क्या बदमाश चाहिए, या एक ऐसी गवर्नमेंट जिसने तय किया है कि हम अपने लोगों को घर बैठे तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कहीं सरकारी चक्कर ना काटने पड़े, उसको तमाम मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकार जीने का अधिकार दे। ये हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश में 1966 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन सब सरकारों का इतिहास यही है कि लूटो खसोटो और अपना घर भरो। मात्र भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार जिस सरकार ने लोगों की समस्याओं को जाना है, समझा और समझ के उनका कैसे निराकरण किया जाए, इस पर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी, इस काम को बखूबी कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चिंता उन लोगों को है जिनको 8-10 साल हो गए सत्ता से बाहर, अब उनकी जो नीयत है वो डगमगाई हुई है। कोई बात नहीं, प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी। पूरा जो है कॉन्फिडेंस आप में जरूर दिखाई दे रहा है जीत को लेकर के। अभी से हल्की टाइम बहुत है, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में एक सुनामी आई, आपका एक बहुत बड़ा डंका बजा जिसकी उम्मीद नहीं थी और पार्टी को खुद को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी।
हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एक तरह से बदलाव जो है, यहाँ पर भी बदलाव के नाम पे बहुत सारे लोगों ने पार्टी चेंज की, क्या आप मानते हैं कि वो दृश्य यहाँ भी देखने को मिल सकता है और भाजपा के लिए क्या कोई खतरा है? हमारे लिए कहीं कोई खतरा नहीं। पंजाब में सुनामी आई तो बादलों के लिए आई, पंजाब में सुनामी आई तो कांग्रेस के लिए आई, भाजपा के लिए थोड़ी नहीं आई। अरे भाई, हरियाणा में भाजपा कुछ नहीं थे, हम लोग यहाँ पे आए, सुनामी तो हमारी थी। पंजाब में तो हम लोग कहीं भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हम ये कहें कि भाई हम तो 12, 15, 20 सीट पे चुनाव लड़ते थे, 5, 7 जीतते थे, 1, 2 मंत्री बनता था, छुट्टे। हमारा वहाँ पे ना कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ना हमारा वहाँ पे कोई सिस्टम था। अब हो रहा है ना खड़ा। अगली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। अब आम आदमी पार्टी के लोग जिस प्रकार का वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की विचार को वहाँ पे फैला के इस देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, अब उसका धीरे धीरे करके पता लग जाएगा लोगों को। मुद्दा पंजाब के इलेक्शन का नहीं, मुद्दा हरियाणा के इलेक्शन का है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, मैं उस विषय को आपको लेना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ तैयारी है, क्या उसको यहाँ रिपीट किया जाए, कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा? आप देखते जाइए, आप आने तो दीजिए उन लोगों को मैदान में, तो पता लगेगा। हम तो कह रहे कि आप सब लोग आइए भाई, स्वागत है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा तो नहीं, क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा दिखाई देता था, अकाली दल को भी ऐसा दिखाई देता था कि कुछ नहीं, आप पार्टी और फिर कुछ करके। ये बिल्कुल गलत। वहाँ पे ऑलरेडी था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार के जन आंदोलनों को खड़ा किया गया था कि कैसे कम्युनिस्ट, नक्सलवादी, शहरी नक्सलाइस्ट ये कैसे प्रभावित हो और कैसे इस देश में अमन शांति जो है उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब किया जाए। उस मंशा के साथ ये एक फ्लैग बदल के, ध्वज बदल के कम्युनिस्टों का और एक झाड़ू का निशान लेके जो उसके पीछे लगाए गए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वो उसमें कामयाब हो गए। ये जगह जगह थोड़ी नहीं होगा। जेपी नड्डा साहब 2 दिन के प्रवास पे थे, बहुत बड़ी मीटिंग्स भी हुई, मजबूती भी देखी गई, कमजोरी का आंकलन भी किया गया। इस जो जीत का मंत्र देके गए, क्या इसमें कहीं गठबंधन का स्थान भी कहीं दे करके गए हैं? गठबंधन की राजनीति क्या इसी तरीके सुचारू रहेगी? देखिए, अभी तक तो हमारा गठबंधन है ही। अब उसमें जो भी कोई फैसला लेना होता है तो पार्टी के बड़े नेताओं को लेना होता है, और पार्टी के बड़े नेता आने वाले दिनों में किस प्रकार का फैसला लेंगे वो तो पार्टी के नेता ही समझेंगे, वही जानेंगे। मगर हम लोग तो सारे के सारे जंगी घोड़े हैं, जो है इस चीज को दोहराएंगे। हम सब लोग तो जंगी घोड़े हैं, हमें तो जंग में उतारना है। हमारा काम तो है सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में जाके सेवा करना, उनका काम करना है, उनके साथ मिलकर उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए सरकार में नीतियां बनाना। लेकिन सरकार बनाने में अगर सहयोग की जरूरत पड़ी तो वो मंत्र फिर से दोहराया जाएगा, इस चीज को रिपीट किया मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ रिपीट होगी। पिछले कार्यकाल को छोड़ दे, 25 अक्टूबर को जो है, अब पिछले 5 साल को अलग करें, 3 साल जो है पूरे होने जा रहे हैं। इन 3 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की आपकी नज़र में क्या है? उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। अगर हम लोग ये कहें कि कोरोना जैसी महामारी के कारण पिछले 2-2.5 साल तक इस देश में ही कुछ, दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाया था, उस महामारी के संकट से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को हमारी सरकार ने बिल्कुल सफलतापूर्वक उसका हमने काम किया। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए लोगों के सामने, उसका बखूबी ध्यान रखा गया है। और कोरोना संकट में जिस भी प्रकार के हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत थी, वैक्सीन्स उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन का उपलब्ध होना, और डॉक्टरों की और बाकी जो स्टाफ्स है उस स्टाफ्स की पूर्ति करके लोगों को इस संकट से बाहर निकालना। इतना ही नहीं है, इस प्रदेश में जो मजदूर बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे, उन श्रमिकों के लिए भी व्यवस्था खड़ी करना, उस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो उसका भी ध्यान रखना। साथ ही साथ समाज के ऐसे लोगों के साथ संबंध और सामाजिक संगठनों के साथ ऐसे संबंध बना के काम खड़ा करना कि उस संकट में सबका सब समाज साथ लगे, और सब समाज साथ लगा, सरकार के साथ मिलकर सबने काम किया है। एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम पूरी दुनिया के सामने था। हरियाणा ने भी इसको इस काम को अच्छे से
बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सरकार तरीके ने से पूरा काम करने किया की था। कोशिश जरूर की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कोविड कार्यकाल की अगर एक बात थी, इसके अलावा विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए, और इसके अलावा और ज्वलंत मुद्दे बहुत सारे हैं, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों की अगर बात करें तो सरकार कहाँ खड़ी दिखती थी? देखिए, जितने भी प्रकार के मुद्दे, जितने भी प्रकार की बातें आप कहेंगे, ये तो खाली कोविड एक क्योंकि बड़ा संकट था इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है। मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट के काम को लेके जो जो भी हमारे काम पाइपलाइन में थे, उनमें एक बार थोड़ा सा ज़रूर ब्रेक कर आया था। वो भी इसलिए कि भी कोई भी आदमी बाहर नहीं आएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो एक संकट था। मगर जैसे उससे बाहर निकले हैं, हमारे कामों की गति लगातार निरंतर बढ़ती गई है। हमने नए नए आयामों को छुआ है, हमने काम को छोड़ा ही नहीं साहब। अगर मैं ये कहूँ कि आपसे पूछ लूँ कि बताइए हरियाणा में और कौन से काम की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि काम आगे नहीं होंगे, काम तो लगातार बढ़ेंगे, मगर जो बेसिक जो चीज़ें थी उस बेसिक चीज़ों को सरकार ने पूरा किया है और पूरा करके लोगों को समाधान तक, उनकी समस्याओं को समाधान तक लेकर गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं PPP परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान पत्र ने सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया साहब। सारी समस्याओं को क्या समाप्त कर दिया? अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आपने विकलांग पेंशन बनवानी है, आपने बुढ़ापा पेंशन बनवानी है, आपने जो भी कोई काम करना है, वो सारा PPP के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। उसका नतीजा ये निकला है कि आज घर बैठे अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंच रहा है। अब सरकार सक्सेस है कि या सक्सेस नहीं है, इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना ये है कि भाई अंतिम से अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम आपको चैलेंज करके कह रहे हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति के पास जाइए, उससे पूछिए कि आपको सरकारी लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहीं से पता लग जाएगा। जब गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो समझ लेना कि हम लोग सफलता की ओर 3 साल के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान सरकार ने पूरी तत्परता से गरीबों को हर तरीके का लाभ देने का पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की। हर वर्ग को दिया भाई। मगर मैं अंतिम से अंतिम तक की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो गरीब से गरीब तक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट लेवल तक। इन 3 सालों में कोई एक ऐसी समस्या जो जिसका निवारण नहीं हो पाया, जो अभी माइंड में है, जो पाइपलाइन में है, प्लानिंग में है, जिसको पूरा किया जाना बाकी है, वो आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम आते हैं। वर्ग भी कोई एक दो नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत वर्ग हैं, अलग अलग वर्गों के अलग अलग काम हैं, और हर वर्ग की जो भी कोई समस्या थी उस समस्या के लिए सरकार ने हर प्रकार का प्रयास किया, और उस प्रयास में कोई काम पाइपलाइन में होगा तो किसी की पूर्ति भी हो गई होगी। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बात है कि देखिए साहब, ये काम सरकार ने कहा था और ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ, इस पर हम लोग कहाँ तक खड़े, तो मैं बता पाऊँ। अब ऐसे तो उपलब्धियों का इतना बड़ा अंबार है कि मैं पूरा 1 घंटा आपका बोलता जाऊँगा तो वो बात खत्म ही नहीं हो पाएगी। इसलिए आप अपने क्वेश्चन पूछें कि भाई आपको क्या चीज़ जाननी है। नहीं महिपाल जी, आपके अगर एरिया की ही बात करते हैं, क्षेत्र की आपके एरिया की बात करते हैं, पानीपत ग्रामीण रूरल एरिया जिसके अंदर अवैध कॉलोनियां थी, वो कई पक्की भी करवाई गई, लेकिन पानी के निकासी की समस्या सबसे बड़ी, मकानों के आसपास जो प्लाट के अंदर पानी खड़ा है, तालाब बने हुए हैं, इस तरह की समस्याएं, आपके जो रोड टूटे हुए हैं अभी तक, आपके बाईपास के एरिया की जो दिक्कत है वो अभी तक पूरा ना हो पाना, इस तरह की तमाम समस्याएं जो हैं आपके पास में, शहरी एरिया भी है, ग्रामीण एरिया भी है, कॉलोनी एरिया भी है। मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, पहले की जितनी भी सरकारें थी, कभी किसी सरकार में ये सूझबूझ ही नहीं थी कि इन जो अवैध कॉलोनियाँ, इनका अवैध कॉलोनियों को वैध कैसे कराएं, किसी को पता ही नहीं था। अगर पता होता तो जो लोग यहाँ से चुन चुन कर गए, मंत्री तक भी बन गए, पहले भी मंत्री रहे हैं, वो ये कहते थे कि देखो भाई हम लोग इस काम को कराएंगे, उसके नाम पर बनकर आते रहे, मगर आज तक कभी कोई कागज उन लोगों से उठा नहीं, वो चला नहीं, उस पर कोई काम नहीं हुआ। हम लोग आए, हमने आते 3 साल के अंदर ही अपनी कॉलोनियों को वैध कराया, और वैध करा के वैध ही नहीं कराया, उनको पक्का किया। जहाँ पे इतना इतना कीचड़ होता था, आदमी बैठ के पानी नहीं पी सकता था, खाना मजबूरी में खाते थे, बीमारी का घर वहाँ पे बना हुआ था, जिन लोगों में से चुनने के बाद लोगों को बदबू आती थी, आज मैं उन सब लोगों को चैलेंज करके कहता हूँ कि आप लोग उस विधानसभा में आइए और अपनी गाड़ी पे आइए। पहले पैर से भी नहीं चल के आ सकते थे, आज आप गाड़ी पे आइए और 100 की स्पीड पे बैठ के आइए, आपकी गाड़ी पे कहीं ब्रेकर नहीं लगेगा। आप कोई 1-2 गलियां नहीं है, हजारों हजार गलियां, हजारों हजार, इतना ही नहीं है, उससे भी आगे चले गए हम लोग। हमने कहा पीने के पानी के हम लोग व्यवस्था करेंगे, हमने नई पाइपलाइन पूरे
पूरे के पूरे एरिया में बिछा दी, पूरे में बिछ गई है। थोड़ा बहुत काम बचता है, उस पर हमारा काम जारी है। सीवर की कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, गली की कल्पना नहीं कर सकता था, सीवर तो बहुत दूर की बात है। हमने वहाँ पे सीवर का काम भी शुरू कर दिया। पीने के पानी के लिए रेन्यूअल प्रोजेक्ट जो लगभग 800,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, उसकी हमारे को मंजूरी मिल गई है। पीने का भी स्वच्छ पानी उनको देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो भी हमारा काम बहुत जल्दी स्टार्ट 2 हो साल का जाएगा। वक्त जो है इस टाइम पीरियड में हम पूरा लोग करेंगे। इसमें कर देंगे। और हमारा जो सड़कों की बाईपास की बात कर रहे हो साहब, क्या बात कर रहे हो? बाईपास तो कभी कांग्रेस की सरकार ने, चौटाला की सरकार ने कभी सपने में भी नहीं आया। अरे हमने तो पानीपत के चारों तरफ बाईपास दिया। हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन थी, वो थी जीटी रोड। जीटी रोड बंद हो जाए तो लोग इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं निकलने का रास्ता नहीं था। हमने जैसे ही आप लोग घुसोगे, घुसते पानीपत के चारों तरफ हमने बाईपास बना के दे दिया। अगर हम लोग रामलाल चौक से बात करें तो टीडीआई के पुल तक 25 करोड़ रुपए का हमने वो काम पूरा किया। उसके बाद हमने यहीं से नहर के पुल से लेके, ड्रेन नंबर 2 से लेके, और आप चले जाओ वहाँ सनोली तक, वहाँ तक का बाईपास 78 करोड़ रुपए का बन के हमने जनता को समर्पित कर रखा है, वो चालू है। अगर हम लोग वहीं से करें, चौटाला रोड से लेके और जीटी रोड तक हमने आगे बढ़ाया 20.5 करोड़ रुपए का, वो हमारा चालू है। अगर हम लोग वहीं से नहर के साथ से बात करें कि जो रिफाइनरी रोड जाता है, वो भी 25 करोड़ रुपए बढ़ा के तैयार किया। अरे हमने तो पानीपत शहर के चारों तरफ रोड दिए हैं, कॉलोनियों को भी वैध किया है, कॉलोनियों को पक्का किया है। पक्का ही नहीं किया है, उसमें हमारा सीवर का, पीने के पानी की पाइपलाइन का काम चला हुआ है। मूलभूत सुविधाएं जो भी थी, उनमें हमने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरी पुरानी तस्वीर को देखें तो नया चेहरा जो है वो जितना पूरा बजट आज तक पानीपत में पूरे जिले में भी नहीं लग पाया 1966 से लेके अब तक, उससे ज़्यादा बजट के काम हमने अपनी विधानसभा के अंदर कराए हैं। महिपाल जी, काम करवाए हैं, तस्वीर बदल रही है, पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर में बहुत अंतर दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन रोजगार का मुद्दा, जब भी मुलाकात होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीएलपी लीडर हैं, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है वो बताया जाता है कि रोजगार जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अरे भाई, छाछ तो बोले छल नहीं भी बोल रहे। मैं ये पूछता हूँ कि ये लोग हर बार चिल्लाते हैं कि रोजगार रोजगार, अच्छी बात है, रोजगार के संसाधन निकलने चाहिए, सरकारों को खोजने चाहिए। मैं अगर ये पूछूं कि भाई आपकी गवर्नमेंटों में आपने कौन सा रोजगार दिया साहब, कहाँ पे रोजगार के साधन थे? अब इनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, एक रोजगार बचा कहने के लिए। आप एक बात समझ लीजिए, आप मुद्दे पूछ रहे थे सरकार की योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। मैं धीरे धीरे करके इसी बात को आपके सामने करने वाला था, आपने अच्छा क्या सवाल पूछ लिया। डेवलपमेंट हमने पूरा किया, चोरी हमने बंद कर दी, गरीब से गरीब व्यक्ति का हक मारते थे वो हमने बंद कर दिया, ये जो दलाली करते थे दलाली के ऊपर हमने इतना मोटा हरिसन का ताला लगा दिया। अब ये मैदान में कहीं निकलने के लायक नहीं बचे, तो इसलिए एक ही मुद्दे को लेके बोलते हैं कि देखिए भाई रोजगार। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि रोजगार के हमने कितने बड़े तंत्र को खड़ा किया है। अगर हमारी सरकार की इनकी सरकार की तुलना करें तो इनसे ज़्यादा सर्विसेज हमने प्राइवेट सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में हमने इनसे ज़्यादा नौकरी दी है। आप उनका आंकड़ा निकाल लीजिए, हमारा आंकड़ा निकाल लीजिए, उनसे ज़्यादा हमने काम किया। वो चोरी करके नौकरी देते थे, हमने बिल्कुल एकदम फेयर सर्विस दी। वो रुपए लेके नौकरी देते थे, हमने किसी की चवन्नी तक नहीं पकड़ने दी किसी को भी। जिसने पकड़ा, लेकिन अभी गोलन साहब का मामला सामने आ रहा है। गोलन साहब पुंडरी से विधायक हैं, जिनको पकड़ा, उन्हीं के बेटे का मामला है। यस, जिनको पकड़ा उसको हमने, जो भी इसमें पकड़ में आए उसको हमने अंदर ठोका, अभी भी जो पकड़ में आएगा उसको अंदर ठोकेंगे। हम सरकार अपने लेवल पे ऐसे दुष्टों को पकड़ती है जो इस प्रकार के कारनामे करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मगर ये तो करवाते थे खिलवाड़, ये तो खिलवाड़ करवाते थे। हम तो खिलवाड़ करने वाले को पकड़ते हैं, पकड़ के अंदर डूसते हैं, हमें कोई पकड़वाता नहीं, हम पकड़ते हैं। बहुत बड़ा एक बेसिक अंतर है। अगर मैं बात करूं कि भाई प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस प्रकार से जॉब्स आई हैं, अगर आप को ये कहें कि अभी ताज़ा हमने सांपला के अंदर एक बहुत बड़ी मारुति सुजुकी का एक प्लांट हमारे यहाँ पे लगने जा रहा है। इतना बड़ा प्लांट है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। एथेनॉल का एक बड़ा प्लांट हमारे हरियाणा के अंदर ही आया, अभी पानीपत के अंदर आया है। ऐसे अनेक प्रकार के काम, न्यू इंडस्ट्रीज़ को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और जब तक बच्चों को काम नहीं मिल रहा था, हमने सक्षम योजना बना के उन बच्चों को जब तक आगे तक के लिए
कि भाई 3 साल 5 साल एक एज फिक्स किया कि इस एज तक आप लोग सक्षम के माध्यम से काम करेंगे। हमने सक्षम के माध्यम से भी काम देने का प्रयास किया है। हमने प्राइवेट सेक्टर को छोड़िए, हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी एक बहुत अभूतपूर्व काम किया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोगों ने कहा कि देखो भाई, आप लोग सब्जियों की खेती करिए, आप फूलों की खेती करिए, आप लोग फलों की खेती करिए। आप लोगों को सरकार बड़े लेवल पे हम लोग उनको अनुदान दे के उनको प्रोत्साहित करके हम कह रहे हैं कि आप लोग इस सेक्टर में जुड़िए। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बड़ी संख्या में हम लोग रोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। उनको जिस प्रकार के उपकरण चाहिए, उनको जिस प्रकार की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार बिल्कुल अपने किसान के साथ भी और नौजवान के साथ भी खड़ी है। उस दिशा में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। ये लोग तो सोच भी नहीं पाते थे साहब जो काम हम लोगों ने किए हैं, और उससे बहुत सारे प्रगतिशील किसान वो जुड़े और उन प्रगतिशील किसानों की मतलब रोजगार के मामले में भी सरकार पूरी तरीके से काम करती आ रही है। मुद्दा पानीपत के नगर निगम का है। मुद्दा पानीपत के नगर निगम में कोई भी अधिकारी लंबे वक्त तक के लिए नहीं टिकता, क्योंकि आरोप सीधे सीधे भ्रष्टाचार के हैं, जेबीएम कंपनी के भ्रष्टाचार के हैं, नगर निगम के पार्षदों के कमीशन के मुद्दे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें, क्योंकि आप तो बिल्कुल वहां पूरी राजनीति पे नजर रखते हैं, इसके साथ अधिकारी वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं, कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप भी सामने आते हैं। आपकी राय? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर आप गए, आपका काम आपके हिसाब से होगा तो ठीक होगा, आपका काम आपके हिसाब से नहीं हुआ तो सुनते नहीं हैं। एक ही लाइन में मैंने बोल दिया है। देखिए, करप्शन के आरोप में अगर करप्शन लगे हैं जिस भी अधिकारी के पास, हम कहते हैं ना कि भाई ज़रा उसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करिए, उसके हम लोग जांच कराएंगे। हमने जांच कराने के लिए 20 बार बोला है, कोई सामने आइए तो सही। मीडिया में आके, अखबार में आके या यूट्यूब चैनलों पे आके अगर कोई आदमी कहता है कि देखो भाई यहाँ पे बड़ा करप्शन है, मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया भाई, हमारे निगम में पैसा कौन सा आया जिससे करप्शन हुई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तो मैं एक संसाधन नहीं बन पाए। एक सेकंड, हमने कभी भी निगम के पास अपनी पूंजी जमा थी ही नहीं। जब पूंजी उसके पास जमा नहीं थी, हम भी जो काम करा रहे हैं, चाहे आदरणीय वित्त साहब करा रहे हैं, चाहे हम करा रहे हैं, चाहे दूसरे कोई उसमें काम हो रहे हैं, हम तो सीधा यहाँ से अपने प्रोजेक्ट भेजते हैं, उसी का पैसा हम लोग यहाँ पे मंजूर होता है, वो वहाँ पे लगता है। अब वो जो वहाँ पे पैसा लगता तो है, मेयर की कोई पावर नहीं है, मेयर कुछ भी नहीं करवा पा रहे, कैसे? मेयर के जरिए तो काम आता होगा ना। पहले हाउस में जो काम पास होते हैं, उस पास होने के बाद पैसा लेके आना, उस पैसे के लिए उनको भी बोला गया है कि भाई आप भी निगम में अपने संसाधनों को जुटाइए, अपने पैरों पे लेकिन इस लंबा निगम को वक्त खड़ा बीत करिए। गया, इस उसमें निगम को खड़ा संसाधन जो करिए। है निगम अपने खड़े नहीं कर पाया कि निगम जो है अपने हिसाब से जो है वर्क करा पाए। आपके ऊपर डिपेंड है? नहीं, डिपेंड की बात नहीं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन बड़े प्रोजेक्टों के लिए अब मैं आपको कहूँ कि अगर आपका हाउस टैक्स है, अब अपने हाउस टैक्स को भरिए करिए, तब आपको क्या तकलीफ आती है। इसलिए बहुत छोटी तरह की बातें भी मैं नहीं करना चाहूँगा कि उसमें तकलीफ क्या आती है। आप लोग भी हमें ही कहोगे कि देखो साहब इसमें ज़रा ठीक करो, इसमें कुछ ये करो, मगर ठीक और गलत की बात नहीं। हमने कहा इसको बिल्कुल फेयर करो, और फेयर करके आज हमारा निगम भी उठ रहा है। और निगम का जो एमसी फंड है, उस एमसी फंड से भी ऐसे बहुत काम हो रहे हैं जिन कामों की वाकई में आवश्यकता थी। हाँ, एक चीज़ में बड़ी बारी प्रॉब्लम आई हुई थी कि वो थी कि प्रॉपर्टी आईडी बन रही है साहब, उसमें कई बार दिक्कत आ जाती हैं। अब मान लीजिए कि 6 लाख लोग हैं और प्रॉपर्टी आईडी बननी है 6-7 लाख लोगों में से, अगर मान लीजिए कि 2 लाख लोगों की, 1.5 लाख लोगों के परिवारों की बननी है, तो उसमें जिस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था, उस स्ट्रक्चर में कहीं न कहीं थोड़ी चूक है। तो चूक नहीं कहेंगे, उसमें जो भी सरकार के नियम है, जितना आदमी, जितना मैन पावर वहाँ पे रख सकते हैं, उस मैन पावर के हिसाब से ही वो काम हो रहा है। उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। विधायकों को धमकी मिलने का मामला हो, विधायक रणधीर गोलन पुंडरी से हैं, उनके बेटे का मामला अभी जग जाहिर है, 49 लाख रुपए कोई नौकरी लगवाने के नाम पे दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम मामले, हालांकि सरकार की तरफ से एक ही बात, 0 टॉलरेंस की नीति है, उसके बावजूद इस तरीके के मामले निकल करके सामने आते सब। देखिए, मैं तो एक बात ये सीधा कहूँगा कि भाई जिसके भी खिलाफ कोई इस प्रकार का मामला बनता है, वो कोई भी बचेगा नहीं।
अब ये जो पैसे का गेम खेलते खिलाते हैं, ये पुरानी आदतें ही तो हैं। विधायक दूडाराम के ड्राइवर को भी जो है धरने पे बैठना पड़ा, यही मामला धरने था। पे बैठना पड़ा, मगर उसके भी तो रिपोर्ट आई तो क्या पाया? अभी उसकी रिपोर्ट भी तो आई है। मैं तो एक दिन मोटा मोटा मुझे कहीं देखने को मिल रहा था कि भाई उसमें कुछ और ही बात निकल के आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए लोगों का, देखो ना, आप एक कल्पना करिए कि भ्रष्टाचार कितने गहरे में जड़ बैठा था। आप कल्पना करो ना, हम कोई गलत एलिगेशन नहीं लगाते कि इन लोगों ने पैसे लेके काम करते थे। भाई हम लोग कह रहे हैं कि बिना पैसे के काम हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोला ना पैसे लो और नौकरी लगाओ। लोगों के मन में बात थी। हमारे पास बहुत लोग आते थे कि भाई साहब एक बार सिफारिश कर दो, एक बार सिफारिश कर दो। हमने सदा कहा है, देख भाई अगर तेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर तेरे बच्चे का अगर उसमें क्वालिफाई कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। गरीब से गरीब का बच्चा जो 10 बाई 10 के मकान में रहता है, उनके बच्चे लगे क्या वो भ्रष्टाचार करके लगे हैं? विश्वास करिए ना, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, जिन लोगों की ये आदतें खराब हुई पड़ी थी कि ले भाई हम तो पैसे देंगे काम करा लेंगे, इस सरकार में इस काम के ऊपर ताला लगा हुआ है। जो फंसे हैं और जो भी कोई कंप्लेंट करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये सरकार की बात है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उससे अगर पीछे हटे तो हमें बोले ना, सरकार के किसी व्यक्ति ने अगर पैसा मांगा है तो बताइए, सरकार के आदमी ने पैसा मांग लिया और सरकार वो कंप्लेंट करी है, उसके हम लोग उसको अंजाम तक लेके जाएंगे। महिपाल जी, सोनीपत बिल्कुल पड़ोस का अपना जिला है, वहाँ रेल कोच फैक्ट्री मिल चुकी, एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। पानीपत के लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो नज़र में आए कि हाँ बहुत कुछ हुआ? देखिए अभी आप एक बात और याद दिला रहे थे कि भाई रोजगार कहाँ बढ़ा, रेल कोच फैक्ट्री में भी रोजगार बढ़ेगा। अभी तो ऐसे बहुत सारे प्लांट यहाँ पे आ रहे हैं। पानीपत की मैं अगर बात करूँ, अभी पानीपत को सिर्फ एक एथेनॉल का प्लांट मिला है। हमारे पास पानीपत में भी हरियाणा में एक बहुत बड़ा हमारी रिफाइनरी का एक्सटेंशन का जो मैटर है, उसमें हमारी जो रिफाइनरी वो और दुगनी होने जा रही है और उसके लिए काम वहाँ पे शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलने वाला है, मिलना शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है। जो भी व्यक्ति उससे संबंधित काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने मोर्चे संभाले हुए हैं, वो आपस में टाई अप कर रहे हैं। और चाहे उसमें लेबर की ज़रूरत है, चाहे सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, चाहे प्लम्बर की ज़रूरत है, चाहे वहाँ पे जिस भी तरीके के काम की वहाँ पे आवश्यकता है, वो सारा का सारा काम वो हरियाणा के लोगों को और पानीपत के लोगों को, आसपास के लोगों को मिलने वाला है। उसमें लोग बड़ी संख्या में आ जा रहे हैं। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे आज की डेट के, आज की परिचर्चा में, प्रदेश की जनता अब इलेक्शन शुरू होगा तो पीरियड शुरू हो चुका है, 2 साल का वक्त रहेगा, प्रदेश की जनता भाजपा को तीसरी बार वोट क्यों दे? अनेकों कारण हैं। अनेकों कारणों में से अगर 2 4 5 में गिनवा देता हूँ। कारण नंबर 1, मूलभूत सुविधाओं का हरियाणा प्रदेश में टोटा पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बल्कि उस बजट को, उस फंड को कांग्रेस के चौटाला के लोग सरेआम खा जाते थे। अधिकारियों में करप्शन था, जनता तक उस पैसे को लगते नहीं थे, और जब वो जनता तक वो पैसा जाता नहीं था, लगता नहीं था, उसके कारण जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, चाहे पानी की बात करूँ, चाहे नली की बात करूँ, चाहे गली की बात करूँ, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ, चाहे पशु हॉस्पिटल की बात करूँ, जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का बिल्कुल बहुत बुरा हाल पड़ा था। उस बुरे हाल से हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी आंखों के सामने देख रही है कि 8 साल में हमने किस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं का लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पीने का पानी तक नहीं दे सकते थे भैया, आज हमने हर घर को नल के साथ जोड़ के पानी देने का काम कर रहे हैं। हर गांव में हम लोग सीवर डाल रहे हैं। हमने हर स्कूल की बिल्डिंग्स को जो भी टूटी पड़ी थी, जिसके तरफ कभी कोई ध्यान नहीं जाता था, हमने उसको ठीक करने लग रहे हैं। हमने तय किया है कि हम लोग एजुकेशन को, स्ट्रक्चर को बदलेंगे। इसलिए किसी एक पैटर्न पे अगर आपने कहा कि देखो साहब ये पैटर्न बहुत अच्छा है एजुकेशन का, इसलिए इसी को लागू करो, क्यों करें भाई? अरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट के लेवल पे जो करनी चाहिए। हमने उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने एजुकेशन कि में मॉडल संस्कृति स्कूलों को बढ़ा रहे हैं। मॉडल संस्कृति स्कूलों के माध्यम से बढ़ा के हम लोग हरियाणा के एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है हम लोग उसको भी बदल रहे हैं। इतना ही नहीं है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर टेल तक पानी, हर खेत तक पानी पहुँचे। हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए तो इनके पास तो किसी के पास कोई योजना नहीं थी साहब।
हमने तो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज हमें जितना पानी भाखड़ा से मिलता है, जितना पानी यमुना से मिलता है, उस पानी में से 1600 क्यूसिक पानी हमारा ख़राब होता था। कभी किसी ने इसका सर्वे तक नहीं किया, हमारी सरकार ने सर्वे किया, 1600 क्यूसिक पानी हम लोग ज़्यादा वहाँ पर लेकर गए। इसलिए हर जगह महेंद्रगढ़ के आखिरी छोर तक पानी पहुँचाने का हमारा टारगेट, हमने उसको पूरा किया है। हमने पानी के मामले में भी, खेत के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने कहीं भी, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, मैं अगर कहूं कि हमारे यहाँ का किसान है, अगर हम लोग फसल चक्कर पे जाना चाहते हैं तो किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली दफ़ा हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई जो भी कोई मटर बोएगा उसको 8,000 देंगे, जो टमाटर बोएगा उसको 8,000 रुपये देंगे, जो दूसरी तरह की फसलें बोएंगे उस पर भी हम लोग पैसा देंगे। अगर आप जीरी छोड़ के मक्का बोओगे तो उसके लिए भी हम लोग 7,000 रुपये आपको देंगे। और लाखों हेक्टेयर भूमि के ऊपर हमारे किसान ने अपनी फसल चक्कर को अपनाते हुए फसलों के विविधीकरण के ऊपर वो आया है। हमने तय किया कि बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों को आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आज लोग बागवानी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में धीरे धीरे करके, क्योंकि किसान है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो फसल जो चक्कर है उस पर नहीं जाना चाह रहा था। मगर धीरे धीरे अब उसको समझ में आ गया है कि देखिए भैया, सरकार जो इंग्लिश में आप बोलोगे मेरे किसान को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं हिंदी में कह रहा हूँ। तो मेरा जो सरकार है, सरकार ने तय किया है कि भैया हम लोग जो एग्रीकल्चर का सेक्टर, जो खेती बाड़ी का सेक्टर, इसी खेती बाड़ी के सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं हैं। हमने उसको ध्यान में रखते सोनीपत के अंदर भी एक मसाला मंडी का निर्माण किया है। अब उस पर काम चालू है। मसाला मंडी का मतलब यही है कि भाई हमारी यहाँ की जो आसपास की, हमारा टारगेट क्या है जो किसी ने भी नहीं सोचा, वो मैं टारगेट बता रहा हूँ। दिल्ली NCR में 7 करोड़ की आबादी है। इस 7 करोड़ की आबादी में लगभग एग्रीकल्चर से संबंधित 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख हजार करोड़ रुपए का व्यापार होता है। उसमें से 1.5 लाख हजार करोड़ रुपए का व्यापार हरियाणा अपने यहाँ से कैसे करें, क्योंकि हम लोग NCR के बिल्कुल करीब हैं। इस पर हम लोग फोकस किए हुए, इसको फोकस करते हुए हमने, चाहे वहाँ पे सब्जी मंडियों के उत्थान की बात करें, चाहे हम लोग मसाला मंडी की बात करें, चाहे हम लोग मछली को फिश के व्यापार की बात है, चाहे मुर्गी पालन के व्यापार की बात है, चाहे दूसरे तरह की व्यापार की बात है, जिस भी तरह तमाम तरह की चीजें आपने गिनवा दी कि ये वो पूरे समीकरण है। उन सब चीज़ों के लिए पहले मार्केट नहीं थी। बिना मार्केट के हमारा किसान लेके कहाँ पे जाता, और इसलिए हमने उनको पहले मार्केट उपलब्ध करवा रहे हैं। मार्केट उपलब्ध करा के उनको प्रोत्साहित राशि दे के हम कह रहे हैं कि आप लोग फसल विविधीकरण के ऊपर आइए। हमारे किसान फसल विविधीकरण के ऊपर आ रहे हैं। बरसों तक जो आदमी एक ही तरह का काम कर रहा था, नई नीति जब नहीं मिल पाई थी तो विकास नहीं था। कुल मिलाकर के अब आप उस सोच से जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक आदमी को लाभ मिल पाए, रोजगार मिल पाए, उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसमें बदलाव हो पाए। इसलिए हरियाणा प्रदेश का किसान भी हमें वोट देगा। हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी वो नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने इस प्रकार के ठोस कदम उठा के उनको सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान किए। प्लस हमने उनका जो हक सरकार का था, पहले वो नीतियाँ बना देते थे मगर देते कुछ भी नहीं थे। नीतियाँ बना देते थे, देते कुछ भी नहीं थे, और कुछ देते नहीं थे। अगर देते थे तो वो दलालों के जरिए जाता था। हमने इतना बड़ा काम किया है कि हमने, अगर यहाँ से घोषणा करते हैं 1 रुपया बेचते तो 15 पैसे नहीं पहुँचते साहब, 1 रुपया बेचते तो 1 रुपया ही पहुँचता है। उसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिला है। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि ये मेरी अपनी सरकार है, उसके दिमाग में आ गई है। ये चोर बदमाश ठगों से बाहर निकल गए। ये लोग हैं, सीधे लोग हैं, कोई किसी तरह के घोटाला नहीं करते, किसी को अच्छा मंदा माड़ी बात नहीं करते। और ये जो पहले के बदमाश है, ये डाके भी मारा करते, लोगों को कुट्टा भी करते। ये सारी बातें हरियाणा प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इसलिए भाई हम लोग तो उनके हितों की रक्षा करते हुए उनके जीवन स्तर को कैसे हम लोग आगे लेके जाए, इस सोच के साथ काम करने वाला है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है। चले, प्रदेश की फिर भारतीय ईमानदार सरकार, प्रदेश की वो सरकार जिसने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है, नया जीवन देने का प्रयास किया, आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, नई नीतियां प्रदेश के विकास के लिए लगाई गई, रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें करप्शन का मुद्दा भी इन्होंने आज जो किया है।
महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक, हर एक तमाम तरह के सवाल, तीखे भी सवाल किए गए, मीठे सवाल भी किए गए, लेकिन हर तरीके से अपने जो, क्योंकि एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत साफ गोई से प्रदेश सरकार की एक साफ जो तस्वीर यहाँ पर रखी और पुरानी तस्वीर से आकलन करते हुए बताया कि प्रदेश की स्थिति जो है, मौजूदा स्थिति, वो काफ़ी हद तक बदल चुकी और इसे आगे आने वाले 2 साल में और भी ज़्यादा बदलने का प्रयास वो किया जाएगा। आज की परिचर्चा में देते हैं विराम। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ, करेंगे हरियाणा की चर्चा।